सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने को सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में यह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। नमस्कार, मैं सीवी कुमार सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा विरचित यह कविता हम समर्पित करना चाहते हैं आज उन महान पुरुषों को जिन्होंने भारत में पहली स्वतंत्रता की चिंगारी को प्रज्वलित की थी। हम आज आप लोगों से चर्चा करना चाहते हैं मई के इस सप्ताह में 1857 की महान क्रांति का। 1857 की महान क्रांति को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। भारत का प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम। सबसे पहले इस 57 की महान क्रांति को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बीडी सावरकर ने कहा था। विनायक दामोदर सावरकर का कहना था कि यह 57 की महान क्रांति अटक से कटक तक, कर्नाटक से कश्मीर तक और डिब्रूगढ़ असम से लेकर गुजरात के अहमदाबाद के कुछ क्षेत्रों तक उस समय फैला हुआ था। यह स्वतंत्र संग्राम सिर्फ सैनिकों के द्वारा नहीं, सिर्फ राजे रजवाड़ों के द्वारा नहीं, बल्कि इस स्वतंत्र संग्राम में आम लोगों की भी अधिकाधिक हिस्सेदारी थी। चाहे वो राजमिस्त्री हो, मजदूर हो, जुलाहे हो या समाज के किसी भी वर्गों के लोग हो जो अंग्रेजी सत्ता के, अंग्रेजी प्रशासन के विरोध में थे, उन्होंने इस संग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो आज हम चर्चा करते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के भारत के महान 1857 की क्रांति पे अंग्रेजी इतिहासकार और अन्य स्कॉलर्स का क्या क्या मत है। सबसे पहले जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे प्रारंभ में डिज़रायली का नाम आता है। डिज़रायली ने इसे राष्ट्रीय आंदोलन तो कहा, लेकिन उन्होंने इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम का नाम नहीं दिया। तो मेरा कहना है कि यदि यह राष्ट्रीय आंदोलन था तो क्या राष्ट्र के लोग आज़ादी के लिए नहीं लड़ रहे थे? क्या राष्ट्र के लोगों में आज़ादी की भूख नहीं थी? ऐसा कहना मेरे मत में सही नहीं होगा। फिर जब हम कुछ अन्य अंग्रेज़ों की बात करते हैं तो उन्होंने यह कहा कि बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध। टी.आर. होम्स ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने कहा यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। ऐसा नहीं कहा जा सकता। अंग्रेज़ों ने हमें उस समय बर्बर कहा था, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिंधु घाटी सभ्यता के जब प्रमाण मिले तो उन्हें भी यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यह तो आज से हजारों वर्ष पहले से ही सभ्य प्रजाति यहाँ वास करती रही है। इसलिए यह तर्क भी कहीं सही नहीं बैठता कि बर्बरता और सभ्यता की लड़ाई है। अगर कहीं भी आंदोलनकारी उग्र थे तो अंग्रेज सैनिक भी, अंग्रेज पदाधिकारी भी उग्रता के साथ इसका दमन किया। तो यह तथ्य भी निराधार प्रतीत होता है। उसके बाद L.E.R. रीच ने कहा कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध लड़ाई है। प्यारे साथियों, धर्मांधों की नहीं, यह सिर्फ धार्मिक लड़ाई नहीं थी। यह सिर्फ कट्टरपंथी चंद लोगों की लड़ाई नहीं थी। यह लड़ाई तो अस्मिता की लड़ाई थी। यह लड़ाई तो पूरे भारतवर्ष की सभ्यता की लड़ाई थी। यह लड़ाई तो उस महान वसूलों की लड़ाई थी जिस वसूलों पर अंग्रेज लगातार कुठाराघात कर रहे थे। इसलिए यह कहना भी सर्वथा उचित नहीं प्रतीत होता है कि यह धार्मिक धर्मांधता क्यों ईसाइयों के विरुद्ध लड़ाई थी। ऐसा कहना कहीं भी उचित प्रतीत नहीं होता है। अब कुछ और इतिहासकार ने इसे सिपाही विद्रोह का संज्ञान दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि सिपाही के द्वारा विद्रोह तो किया गया। हम सैल्यूट करते हैं आज 57 की महान क्रांति का नायक मंगल पांडे का,
जिसने स्वतंत्रता भारत की प्रथम स्वतंत्र संग्राम का ध्वजवाहक बने, जिन्होंने पहली चिंगारी जलाई। लेकिन देखते ही देखते इसमें ऐसे कई लोग, सभी तबके के लोग, चाहे वो राजे हो, रजवाड़े हो, जमींदार हो, कुछ लोगों को छोड़कर जो अंग्रेजी दास्ता के अंदर गुलामी में जकड़े रहने का जिसे आदत हो गया था, जो अंग्रेजी दफ्तर के रसूल और उनके तलबे चाटने में अपने आप पे भरोसा करते थे, वो उनके सुख सुविधाओं में पड़े रहने का, जिसे कभी भी अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव नहीं था, अपने अस्मिता की बात नहीं थी। कुछ चंद लोगों को छोड़कर भारत का ऐसा कोई तबका का लोग नहीं था जो 57 की महान क्रांति में अंग्रेजों के साथ डट के लोहा नहीं लिया हो। इस क्रांति ने अंग्रेजों को एक संदेश दिया कि भारत में अब हम अधिक दिन तक नहीं रह सकते हैं। अंग्रेज जब यहाँ आए थे तो उनके लिए कहा गया है, कि अनुनय विनय नहीं सुनता है, बिकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया मांगने जब यह भारत में आया। मीनिंग कि जब अंग्रेज यहाँ आए थे तो एक व्यापारी बन के दया मांगने आए थे कि हमें व्यापार करने का मौका दिया जाए। लेकिन समय के साथ ये क्रूरता के ऐसे कारनामे किए, अति क्रूरता के ऐसे काम किए, जिससे कि किसी का भी कोई अनुनय विनय इनके लिए कुछ भी नहीं था। और इतना ही नहीं, इन्होंने पूरे भारतवर्ष में बर्बरता की सारी सीमाएं लांघ दी। इनका मानना था कि हम वाइट मैन बर्डन थ्योरी, कि गोरे लोगों को एक बोझा है, बर्डन है कि हम दुनिया के सभी लोगों को सभ्य करें, और इस सिद्धांत को फॉलो करते हुए अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। हम आज के दिन इस श्रेष्ठता की ओर उन्हें कठिन चुनौती पेश करना चाहते हैं कि हम पहले भी श्रेष्ठ थे, हम पहले भी महान थे, हमारी सभ्यता पहले भी महान थी, और लगातार हमारे विचार और हमारे दर्शन उच्च आदर्शों का पालन करते रहे। जब बात हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं, कुछ अंग्रेज़ों ने इसे हिंदू और मुसलमानों के द्वारा ईसाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र कहा। यहाँ कहीं भी इस तरह का प्रतीत नहीं होता है। हिंदू और मुसलमान सिर्फ मौलवियों और पंडितों का यह युद्ध नहीं था कि हिंदू और मुसलमान के द्वारा यह कहा जाए कि यह सिर्फ हिंदू और मुसलमानों के द्वारा ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। यह कहना भी अतिशयोक्ति होगी। इन सारे तथ्यों को देखते हुए मजूमदार ने यह कहा है, भारत के इतिहासकार हैं मजूमदार ने यह कहा है कि यह ना ही तो राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्र संग्राम था। इन सारी दृष्टि को देखते हुए अपने अपने तर्कों से तो स्कॉलर्स ने कई बातें कही, जितने स्कॉलर्स हुए उतने आइडियोलॉजी हुआ, उतना आइडिया आया। लेकिन जब आप हमारे विचार को, हमारा सिद्धांत और हम अपने स्टडी बेस पे जब हमें पूछा जाएगा कि आप बताइए कि इसके बारे में यह क्या था, तो इतना तो ज़रूर कहा जा सकता है कि यह राष्ट्रीय हो न हो, क्योंकि उस समय राष्ट्र की कल्पना नहीं की गई थी। राष्ट्र शब्द जो फ्रांसीसी क्रांति से जिसका प्रादुर्भाव हुआ, हो सकता है राष्ट्र शब्द की कल्पना न की गई हो, लेकिन स्वतंत्र संग्राम तो अवश्य था। चाहे राजे रजवाड़े ही सही, लेकिन वह अंग्रेजों के विरुद्ध में लड़ाई करने जरूर उतरे। चाहे सैनिक ही सही, अंग्रेजों के विरुद्ध में लड़ने के लिए वो तैयार हुए। बहादुर शाह जफर को इसका नेतृत्व करना पड़ा। और इन सभी बातों को देखते हुए हम यह भी कह सकते हैं, चाहे मजदूर हो, किसान हो, आम लोग हो, यहाँ तक कि इस क्रांति में एक वैश्या का भी जीवन वृत्तांत मिलता है, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ किस तरह सैनिकों को अंग्रेजों के विरुद्ध में सहायता पहुंचाई और इस निर्णायक संग्राम में अतुल्य योगदान देकर वीर गति को प्राप्त हुई। इसका मतलब समाज के सभी वर्ग के लोगों का इसमें योगदान था, महत्वपूर्ण योगदान था। इसलिए हम आज इतना ज़रूर कह सकते हैं कि यह राष्ट्रीय हो न हो,
हालांकि इसका कई प्रमाण मिले हैं कि अटक से कटक तक और गुजरात से डिब्रूगढ़ असम तक के लोगों ने इस संग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन इतना तो मानना ही होगा कि यह अवश्य ही स्वातंत्र्य संग्राम था। इसलिए हम आज के दिन मई के इस महीना में स्वतंत्रता का इस सप्ताह को पूरी लय के साथ आप लोगों के बीच 57 की महान क्रांति से जुड़े हुए तमाम घटनाओं को, सभी मूल्यों को, सभी तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ताकि आप पुनः एक बार अपने उन शहीदों से, अपने उन वीरों से हम सीख लें कि किस प्रकार वो स्वतंत्रता की बलि वेदी पर अपने आप को समर्पित किया। इतना भी कहना सर्वथा उचित होगा कि यह संग्राम हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट था, जिसके आधार पर अंग्रेज का सिंहासन हिल उठा था। अंग्रेज अब यह सोचने के लिए बाध्य हो गए थे कि हिंदुस्तान में अब ज़्यादा दिन हम नहीं टिक सकते, और इसलिए हम एक एक करके इस संग्राम से जुड़े हुए सभी तथ्यों को लगातार सीरीज के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें नेक्स्ट क्लास हम आपको यह क्लियर करेंगे कि इसके मुख्य कारण क्या थे, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, तात्कालिक कारण, प्रशासनिक कारण, धार्मिक कारण, एक एक करके सभी कारणों का वृत्तांत और बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझाएंगे। बस आप लोग सिर्फ हमारा साथ दें, अधिक से अधिक इस विचार को, इस तथ्य को, इस संदेश को लोगों तक फैलाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि भारतीय अस्मिता, हमारे हिंदुस्तान की परंपरा, हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को और हमारे महान स्वातंत्र्य संग्राम के वीरों को एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी। जो सावरकर जी ने कहा था कि यह पहला स्वतंत्र संग्राम है, हम इसको मानते हुए और इस तथ्य को स्पष्ट रूप से एक रिसर्च की भांति, एनालिसिस की भांति आप लोगों के बीच में रखेंगे। यह हमारा आपसे वादा है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।